गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कल के लिए वीडियो अपलोड ना करने के लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि आज हमारे घर में पूजा थी और मुझे उसकी प्रिपरेशन भी करनी थी। ऊपर से आज मेरा उपवास भी था, तो मैं बहुत ज़्यादा ही थकी हुई हूँ, तभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ अच्छी ना लगे तो मुझे माफ़ करना। हमने इससे पहले के पार्ट में देखा था कि जंग जंग पूछ रहा था कि उसे बताओ तो सही ये हुआ क्या है, आखिरकार क्या है वेओशियन का बीस्ट और ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। हम योग कहती है कि बस तुम इतना समझ लो कि वो एक ओमेगा है और इस वर्ल्ड में हम ओमेगा को कितना भी कह दें कि वो फ्री है और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बट ये दुनिया कभी नहीं सुधरेगी। ओमेगास को सिर्फ बैड वार्मर की तरह ही ट्रीट करेंगी और अगर कोई ओमेगा उनसे ज़्यादा पावरफुल हो जाए तो लोग बस उसे मारने के लिए भिड़ जाते हैं। उसी तरीके से रोशन जब पैदा हुआ था तभी से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। इस दुनिया में उससे ज़्यादा पावरफुल कोई हो ही नहीं सकता, बट उसकी मासूम आँखें, प्यारी सी स्माइल और उसका साफ दिल, ये सारी चीज़ें उसकी इतनी सारी पावर्स होने के बावजूद भी उसे इस दुनिया में सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारी बनाता है। और जब रोशन पैदा हुआ था तब एक औरत थी जो मेरे पास रहा करती थी, वो मेरी मेड थी। वहाँ पे उसे मेरे और रोशन का ख्याल रखने के लिए रखा गया था, बट वो जैसे जैसे रोशन की बढ़ती हुई शक्तियों को अपने आंखों से देख रही थी, उसे अपने ब्लैक मैजिक के लिए कुछ ऐसा ही चाहिए था। वो इतनी ही पावरफुल थी जिसके कारण उसका ब्लैक मैजिक और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाए और उसे कोई भी ना तोड़ सके। इसलिए उसने एक टाइम पे रोशन का किडनैप किया और उसके ऊपर एक स्पेल लगा दिया ताकि रोशन की पावर्स उसे प्रोटेक्ट ना कर सके, क्योंकि इससे पहले जितने बार भी उसने रोशन को मारने की कोशिश करी है रोशन की पावर्स ने उसे बचा लिया था। और रोशन जब छोटा सा था तभी उसके ऊपर वो स्पेल लगा दिया गया था, जिसके कारण उसकी तबीयत ख़राब रहने लग गई। उसकी पावर उसे हील नहीं कर पाती थी। उसके पास इतनी सारी पावर्स हैं बट वो किसी काम की ही नहीं थी। सबने कोशिश करी वो स्पेल को तोड़ने की, यहाँ तक कि वो औरत हमारे सामने रहती थी और रोशन को बस तड़प तड़प के मरता देखना चाहती थी। बट कुछ टाइम बाद हम लोगों ने उस सील के ऊपर एक और सील लगा दी, जिसके कारण वो कर्ज बढ़ना रुक गया। और उस समय उसे बहुत गुस्सा आया कि उसका ऐसा कैसे कोई स्पेल तोड़ सकता है, इसलिए उसने रोशन को किडनैप किया और उसकी बलि देने वाली थी। मैं उसी समय जांग ने जाकर उसे रोका था और इसी हाथापाई में उसकी मौत हो गई थी। पर वो मरते मरते भी अपना एक और स्पेल रोशन पे कर दी गई और वो कहती गई कि स्पेल कोई नहीं तोड़ सकता। इस दुनिया में कोई इतना पावरफुल पैदा ही नहीं हुआ जो उसका स्पेल तोड़ सके, और सिर्फ वो एक ही पर्सन है जो उसका स्पेल तोड़ सकता है, वो है खुद वेवोशियन। पर उसकी पावर्स मैंने सील कर दी है और वो कभी भी आज़ाद नहीं हो सकती। वहाँ पे जंग जंग कहता है तो फिर आप लोगों ने आज तक उसका स्पेल को क्यों नहीं तोड़ा। मैडम यो कहती है हमने बहुत कोशिश करी, हमने सारे हिस्टोरिकल सारे सीक्रेट स्क्रिप्चर सब ढूंढ लिए, पर यहाँ पे इस स्पेल का कोई भी हमें तोड़ नहीं मिला। सिर्फ लैन कुरन को अभी एक तोड़ मिला है जिसको लेने वो गए हैं, बट तब तक रोशन की कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब ना हो इसलिए उसे ऐसा रखा गया है। और रोशन का बीस्ट वो खुद तुम्हें रोशन बताए तो वो ज़्यादा सही रहेगा। जंग जंग कहता है क्या उसे मालूम है। मैडम योग कहती है कि हाँ उसे मालूम है कि उसका बीस्ट क्या है और वो अच्छे से जानता है कि इसको कब और किसके सामने कहाँ लाना है। जंग जंग बहुत ज़्यादा ही गुस्से में बस उस रूम से निकल जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे कि उसके भाई के साथ इतना सब कुछ घट गया और उसे आज तक कभी मालूम ही नहीं चल सका। रोशन की इतनी मासूम सी हंसी में इतना सारा दर्द हो सकता है। वो इतना पेन सफ़र कर रहा था उस स्पेल से, सोचो उसे कितना पेन होता होगा, और वो उस समय भी स्माइल करता रहता था। जंग जंग सोच सोच के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि अगर वो लेडी आज जिंदा होती तो वो उसे खुद अपने हाथों से मारता। ये सोच के जंग जंग एक पेड़ पे बस अपनी पंचेस की बारिश करने लगता है। उसको इतनी भयानक पंचेस की बारिश दूर खड़े होकर लैनवांगची देख रहा था। जंग जंग के हाथ से ब्लड आने लग गया था, पर वो तब भी उस पेड़ को पंच कर ही जा रहा था। और एक टाइम पे बहुत ज़ोर से पंच करता है जिसके कारण उस पूरे पेड़ में ही क्रैक आ जाता है, जड़ से वो हिल जाता है। और फिर जंग जंग रुकता है और अपना बीच को बाहर लाता है जो एक बहुत बड़ा सा लायन था। वो लायन एक ही बार में वो पूरा का पूरा पेड़ उखाड़ के फेंक देता है। लैनवांगजी जिसका बीच प्योर ब्लडेड एक ड्रैगन था। यहाँ पर लैंड क्लैन में हमेशा से ही प्योर ब्लडेड ड्रैगन होते हुए आए हैं,
बट हर बार सिर्फ एक ड्रैगन होता था। बट इस बार पहला ऐसा हुआ है कि ये दोनों के दोनों भाई प्योर ब्लडेड ड्रैगन्स हैं। यहाँ पे जियांग चंग को इतना गुस्से में देख के लन वांगजी उसके पीछे जाता है और कहता है कि जियांग चंग, ये तुम क्या कर रहे हो? तो मालूम है ना यहाँ पे ऐसी तोड़फोड़ करना और ये सब तुम क्या कर रहे हो? ये सब कुछ लैंड करने मना है। जियांग चंग कहता है कि तुम जानते भी क्या हो मेरे बारे में? तुम जानते हो अभी मैं क्या फेस कर रहा हूँ? नहीं, तुम नहीं जान सकते, ना तुम समझ सकते हो। लन वांगजी कहता है कि ऐसा भी तुम्हें क्या मालूम चल गया जो तुम ये तबाही कर रहे हो? यहाँ पे जियांग चंग कहता है कि अगर तुम्हें मालूम चले कि जिस इंसान से तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, तुम उसे अपने दिल से लगा के रखना चाहते हो और वो हर दिन बहुत ज़्यादा पेन सफ़र करे और वो बस तुम्हारे सामने एक स्माइल करे जो सारे गम को भुला दे, तुम्हें बहुत ज़्यादा ही पीसफुल और ऐसा एहसास दिलाए कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, बट वो अंदर से कितना ज़्यादा अकेला और खोखला होता जा रहा है वो तुम्हें कभी नहीं मालूम चले। वो अपना दर्द अपने अंदर समा के रखे और तुम्हारा दर्द भी तुमसे ले ले। तुम सोचो कि अगर तुम्हें मालूम चले कि उस पर्सन को बचाने का आखिरी रास्ता भी तुम खोता हुआ सा नज़र आ रहा है तो तुम पे क्या बीतेगी। लन वांगजी कहता है कि तुम अपनी ये पहेलियाँ बुझाना बंद करो और मुझे साफ साफ बताओ कि क्या हुआ है। जियांग चंग कहता है कि अगर तुम इतना ही चाहते हो तो सुनो, वेओशान की जान खतरे में है और उसका बच पाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। वहाँ पे लन वांगजी इतना सुनते ही जियांग चंग को कंधे से पकड़ लेता है और उसको पूरा हिलाते हुए कहता है कि क्या हुआ वेओशान को? क्या वो ठीक तो है? क्या उस पर किसी ने अटैक किया? क्या किसी ने उसके साथ मिसबिहेव किया? तुम मुझे बताओ कि क्या हुआ है। मैडम यू खड़ी थी, वो कहती है कि तुम इधर आओ, मैं बताती हूँ कि क्या हुआ है। मैडम यू लन वांगजी को अपने साथ लैंड कुरैन के उस रूम के सीक्रेट रूम में ले जाती है जहाँ वेओशान की बॉडी रखी थी। बस वेओशान की बॉडी को देख के लन वांगजी की सारी दुनिया थम गई थी। वो अचानक से अपने हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहा था कि ये क्या हुआ। ये नन्ही सी परी जो उसकी ज़िंदगी में ऐसे आती है जैसे उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, वेओशान उसके आसपास मंडराते रहे, उसे परेशान करे, उसे शिमलेस कहे और वेओशान तब भी उसके पास आ जाए। बस वेओशान की फेस की प्यारी सी स्माइल, उसकी आंखों में वो चमक और लंजा वो प्यारा सा नाम। लन वांगजी बस इतना ही तो चाहता। सारे लम्हे इस तरीके से थम गए। लन वांगजी मैडम यू की तरफ देखता है कि वेओशान को ये क्या हुआ, उसे आइस में क्यों रखा गया। लन वांगजी वेओशान की बॉडी को टच करना चाहता था और उसे आइस क्यूब को ही टच कर पा रहा था, वो भी बहुत ठंडा था। लन वांगजी तब भी उस आइस क्यूब से अपना हाथ नहीं हटाना चाहता था कि कहीं इसे हटाते ही वेओशान डिसअपियर ना हो जाए, कहीं उसका वेओशान इस आइस क्यूब में भी कहीं जम ना जाए। उसे कितनी ठंड लग रही होगी। मैडम यू उसे धीरे धीरे कर सारी बातें बताती हैं। लन वांगजी की आंखों में आंसू आ चुके थे ये सब सुन के, तो अपने आंसू को कंट्रोल करता है और अपनी उन्हीं टेरी आइज से मैडम यू की तरफ देखते हुए पूछता है, अंकल कब तक आएंगे? कब तक वेओशान को ये सफ़र करना पड़ेगा? क्या इसका कोई और रास्ता नहीं है? मैडम यू कहती है कि नहीं, इसका कोई और रास्ता नहीं है, जो थे वो हम सब अपना चुके हैं। और वहाँ पे लन वांगजी पूछता है कि वेओशान का बीस क्या है, आपको मालूम होगा, आप नहीं बता रही हैं। मैडम यू कहती है कि अगर मैंने बता दिया तुम लोग भी उसी के तरीके से उस लेडी की तरह ही मेरे वेओशान के पीछे पड़ जाओगे। एक दरिंदे की तरह तुम उसे पाना चाहोगे, एक भेड़िए की तरह तुम्हारी नज़रें उस पर होगी। पता नहीं कितना ही अल्फा तो उसे इस नज़र से देखते हैं कि वो बस एक बार मेरे बच्चे को छू सकें। मेरी नन्ही सी जान अब इतनी भी कोमल नहीं कि उसकी माँ उसे बचा ना सके। कि मैं भले ही एक ओमेगा हूँ और मेरा बच्चा भी एक ओमेगा है, पर ये ना समझे कोई कि उसे खुद को प्रोटेक्ट करना नहीं आता है। उसे बहुत अच्छे से मालूम है कि खुद को कैसे बचाया जाता है। लन वांगजी कहता है कि मुझे मालूम है वेओशान खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है, बट आप ये राज क्यों बनाए रख रही हैं कि किसी को क्यों नहीं बता रही कि वेओशान का बीज क्या है। हम यूँ कहती है कि अब आपको यहाँ से जाना चाहिए हंगोजुन, आपको यहाँ पे ज़्यादा नहीं आना चाहिए वरना किसी को शक हो जाएगा कि वेओशान यहाँ पे है। और ऐसा कहकर मैडम यू लन वांगजी को बाहर का रास्ता दिखा देती हैं। जी अपने आंखों में आंसू लेके और अपने दिमाग में ढेर सारे क्वेश्चन लेके वहाँ से चला तो जाता है, पर वो मुड़ मुड़ के बार बार वेओशान को देख रहा था कि तुम चिंता मत करो वही, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊँगा, मैं इन सभी सवालों के जवाब भी लाऊँगा और तुम्हें बचाने का रास्ता भी।
बस तुम मेरा थोड़ा इंतज़ार करना। लैंडमार्क जी यही सोचते हुए वहाँ से चला जाता है। लैंडमार्क जी अब लाइब्रेरी में आके सारी बुक्स ढूंढ लेता है। वो यहाँ तक कि सीक्रेट लाइब्रेरी में भी जाता है और वहाँ पे भी कई बुक्स पढ़ता है बेओशन से मिलते जुलते केसेस, पर उससे अलग वो कोई म्यूज़िक के भी देखता है कि शायद बेओशन को म्यूज़िक से ठीक किया जा सके, बट नहीं, यहाँ पे कहीं पे भी बेओशन को ठीक करने की उसे वो दवा नहीं मिल रही थी। उसे मालूम नहीं चल रहा था कि वो स्पेल कैसे टूटेगा। हनुमान जी ने एक हफ्ते से अपने आप को उस लाइब्रेरी में बंद करके रखा हुआ था, ना कुछ खाना, ना पीना और ना ही सोना। बस हनुमान जी भिड़ा हुआ था कि उसे कैसे ना कैसे बेओशन का वो स्पेल, वो कर्ज दूर करने का तरीका मिल जाए, क्योंकि अगर वो ब्लैक मैजिक है तो ब्लैक मैजिक हमेशा वाइट मैजिक से काटा जा सकता है। अगर उस पर वापस ब्लैक मैजिक करा जाएगा तो बेओशन को और भी ज़्यादा हार्म कर सकता है। इसलिए लैंडमार्क जी बस ढूंढ रहा था कि उसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।